हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सुपर MS 91 पे। दोस्तों, आज की क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी। जो पहली क्लास हम लोगों ने किया था उस क्लास के बाद दूसरी क्लास ये है। इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे कि पटना के महत्वपूर्ण जो प्रश्न अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं उनका क्विक रिवीजन कर रहे हैं व्याख्या के साथ। दोस्तों, लिखा है पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है। आप जानते हैं, आप जब जाएंगे बिहार में परीक्षा देंगे तो वहाँ पे पटना बिहार की राजधानी है, जिसके कारण से वहाँ से प्रश्न पूछना हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकता है। उस समय जब 2002, देखिए 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है प्री में। 2002 में उस समय पटना में वार्डों की संख्या 57 थी। कितनी थी? 57 थी। ठीक है। अब वर्तमान की स्थिति में देखिए, आपको वार्डों की संख्या पता चलेगी कि 57 थी। वर्तमान में ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 75 हो गई है। 75 अगर देखा जाए तो अंकों का परिवर्तन है 75। ठीक है। और इस समय यहाँ पटना नगर निगम में एक महापर्व भी हैं, उप महापर्व हैं और 73 अन्य वार्ड पार्षद होते हैं। ठीक है। इसका जो नागरिक प्रशासनिक निकाय है 108.87 किलोमीटर की क्षेत्र का प्रशासन करता है। इतने क्षेत्र में, मतलब इस सर्कल में 108 किलोमीटर के रेंज में इस क्षेत्र में इसका पूरा प्रशासन करता है महापर्व। ठीक है। इसमें देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, वो है बिहार। कौन है? बिहार। देखिए 2002 में यह प्रश्न पूछा है SI के पेपर में। इसमें कहा गया है कि डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई है। आप इसको ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1972 में जो पिन कोड आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी व्यवस्था शुरू की गई थी। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं। भारत में 9 क्षेत्र हैं जहां पे पिन के बारे में बताया गया है, जिसमें पिन क्षेत्र 8 बिहार का है और झारखंड को संदर्भित करता है। जो 8वां क्षेत्र है वो बिहार और झारखंड को क्षेत्र को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन का आप मतलब भी समझ जाइए, पोस्टल इंडेक्स नंबर। कभी कभी आप लोग समझ नहीं पाते हैं पिन कोड नंबर, कभी कभी ऐसे लिखा जाता है पिन कोड। तो पिन कोड का मतलब क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये ध्यान रखिएगा, पिन कोड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पिन कोड का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का कोड होता है। आप भी जानते हैं आज के समय में आपके यहाँ के भी कोई पिन कोड होगा, आपको पता होगा डाक का, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे आपको 2-3 जानकारियाँ मिली कि 8वां जो क्रमांक है, भारत में पूर्णतः 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें से 8वां जो पिन क्षेत्र है वो बिहार का है। और ऐसे देखा जाए तो ये 15 अगस्त 1972 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है। और यह पिन का अर्थ होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो 6 अंकों का होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है। अब बात आती है पश्चिम बंगाल। अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं बिहार के, उसी तरह से पश्चिम बंगाल के कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो इसमें आपको मैपिंग के माध्यम से भी हम आपको दिखाएंगे, बिहार की मैपिंग की भी क्लास आपको हम दिखाएंगे। इसमें पहले हम देखें कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये 3 जिले ऐसे हैं जो यहाँ पे दिया गया है। ये किससे सीमा साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल से। चलिए इसमें थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ भी लेते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, कल भी आपको इसको हमने बताया था। झारखंड में आप जानते हैं, झारखंड जो राज्य स्थित है दक्षिण में। बिहार की कटिहार, पूर्णिया, कल पूर्णिया पे भी प्रश्न आया था, जो आप जानते हैं वहाँ पे पूर्णिया उत्तर में नहीं था। तो यहाँ पे आप पश्चिम में देख सकते हैं, पूरब में देख सकते हैं पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। ठीक है, 3 जिले हैं। अब ये कौन कौन से 3 जिले? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। उल्लेखनीय है कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड से भी लगी हुई है। ये झारखंड से भी लगी हुई है, पश्चिम बंगाल के अलावा कटिहार की सीमा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? इसमें मुंगेर दिया है, गया दिया। गया तो सीमा बनाता है, दक्षिण में है। ठीक है। जो बिहार का गया जो जिला है वो झारखंड से सीमा साझा करता है। इसमें कई जिले हैं झारखंड से सीमा साझा करने वाले, आज वर्तमान में 8 जिले हैं।
ठीक है, इसमें कोई आंसर नहीं दिख रहा है। सीवान कल हमने पढ़ा था, सारण और सीवान उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में भी ये दोनों हैं ये भी दक्षिण के ज़िले नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम विवरण देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ हमें दिख रहा है झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले, जो कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। अभी हम कटिहार आपको बताए थे, नवादा, गया। ठीक है, उपयुक्त दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि देखिए वहाँ पे दिया भी नहीं था कोई ऐसा विकल्प। हमें भी लगा बस गया ही है, गया था, लेकिन ऐसा कोई जिला नहीं। सब जिले जो है वो बीच के हैं। उल्लेखनीय उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले। अब आप समझ गए होंगे कि झारखंड से भी 8 जिले लगते हैं सीमा साझा करने में, उत्तर प्रदेश के भी 8 जिले लगते हैं सीमा साझा करने में, और 3 जिले लगते हैं पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्या पटना है, दरभंगा है, गया है, समस्तीपुर है? तो यहाँ पे देखिए गया है। कौन है? गया है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला है इसमें गया। देखिए पटना जिले का क्षेत्र 3202 वर्ग किलोमीटर है। गया जिले का क्षेत्रफल 4978 वर्ग किलोमीटर। दरभंगा जिले का क्षेत्र 2279 है। समस्तीपुर जिले का क्षेत्र 2905 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो गया का है। ठीक है, गया का है बिहार में। अगला देखिए क्या है? पट अंचल रीजन क्षेत्र होता है, अवस्थित है। पट अंचल, पट वाला जो रीजन है वो कहाँ अवस्थित है? आप जानते हैं झारखंड में अवस्थित है। कहाँ पे? झारखंड में। जब बिहार के साथ झारखंड एक ही था, जब मतलब बिहार और झारखंड एक ही था, बाद में झारखंड बना है। आप जानते हैं 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर और 2000। ठीक है, इतने में क्या बना था? झारखंड बना था। देखिए इसमें पट अंचल झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है। रांची पट के पठार पर अवस्थित है, रांची जो कि राजधानी है झारखंड की। अगला देखिए आप प्रश्न, लिखा है बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? आपको पता है कि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो आगरा में पागलखाना है, और ऐसे आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में पागलखाना कहाँ पे स्थित है, तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धनबाद दिया है, नालंदा दिया है, पटना दिया है और रांची दिया है। तो अब पहले तो रांची था, लेकिन अब इस समय स्थिति ऐसी है कि रांची अलग हो गया है, वो चला गया है कहाँ पे? झारखंड में, जो कि झारखंड की राजधानी भी बन गई है। तो आप ये 1919 का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अब इस पर हम बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं करेंगे, बस इसका डिस्क्राइब पढ़ लें जिससे कि हम समझ जाएँ वर्तमान में कहाँ पे है। तो देखिए प्रश्न के समय रांची में मानसिक रोग अनुसंधान संस्था स्थित है। रांची में झारखंड स्टेट बेकर फैक्ट्री, झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन स्थित है। धनबाद झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है, नालंदा में। ठीक है, राज्य सरकार ने यहाँ नव नालंदा महाविहार नामक शोध संस्था की स्थापना की है। यहाँ पर पुरातात्विक संग्रहालय भी है। कहाँ पे? पटना में। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम किसने रखा था? पाटलिपुत्र उदयन ने। आपको पता है उदयन, अभी आपको हमने क्वेश्चन कराया पहले वीडियो में, उदयन जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यह नगर देखिए यह नगर पुष्पपुरी कुसुमपुर भी कहलाता था। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र है वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है सबसे बड़ा नगर है आज के समय में। सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। और सबसे बड़ा जिला कौन है? गया है। अभी आपने पढ़ा है सबसे बड़ा जिला कौन है? गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चाहे तो देख भी सकते हैं घनत्व के बारे में। 2011 के आंकड़े के हिसाब से है जमशेदपुर
इतना जनघनत्व है। धनबाद में 11,95,298 घनत्व है और रांची में 11,26,741 जनघनत्व है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सा 8.6% है, परंतु देश की शहरी आबादी में बिहार की हिस्सेदारी 3.1% ही है। जनगणना 2011 आंकड़े के आधार पर ही बिहार में कुल जनसंख्या 88.7% ग्रामीण और 11.3% नगरीय है। मतलब सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? ग्रामीण की जनसंख्या है बिहार में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। देखिए 1996 का प्रश्न है। इस प्रश्न का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है हमारे आज के समय में एग्जाम में, इसकी बस हम व्याख्या जानेंगे जो आज के वर्तमान में ऐसी स्थिति है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए लिखा है 1995 समाप्त पर बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। जिलों की संख्या कितनी थी उस समय? 55 थी। 2000 में झारखंड राज्य बनने पर 18 जिले झारखंड राज्य के अंग हो गए। पहले 55 जिले थे, जब झारखंड बना तो 18 राज्य किसके हो गए? 18 राज्य हो गए झारखंड के। वर्तमान 2019 में बिहार में जिलों की संख्या 38 है। देखिए अभी आपको हमने पहले वाले वीडियो में बताया था जिलों की संख्या कितनी है, इसमें 38 है। 1951 में 18 जिले, 1981 में 31 जिले और 1991 में 55 जिले थे। कहाँ पे? बिहार में। जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तो उसमें 18 जिले चले गए झारखंड में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लिखा है बिहार का कुल भौगोलिक, चलिए लिखा है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग 170 वर्ग किलोमीटर, लगभग 172 वर्ग किलोमीटर, 140-74 वर्ग किलोमीटर, 178 वर्ग किलोमीटर। तो ये एक भौगोलिक क्षेत्रफल है जिसको आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ये एक न्यूमेरिकल तरह से है, तो इसको 174 वर्ग किलोमीटर आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि अविभाजित बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 174 वर्ग किलोमीटर था, पहले था। ठीक है, आज के वर्तमान भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.86। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। ये 12वां स्थान बार बार कह रहा है, लेकिन आज के समय में 13वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से यह कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा बिहार का है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न ये कहता है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम लिखिए। तो सही अवरोही क्रम से पहले हम ये समझ लें क्षेत्रफल के अनुसार, आपको हमने अभी बताया भी है। ठीक है, अभी आपको हमने बताया भी है। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब समझते हैं, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब घटते क्रम में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आंसर देखिए डी सही होगा, तीसरा फिर चौथा। पहले मध्य प्रदेश होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि की बात हो रही है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश होगा, फिर उसके आंध्र प्रदेश होगा और फिर बिहार। और बिहार 13वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि में और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है, आप जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश आपके तीसरे स्थान पे है। चलिए तो देखते हैं, चलिए इसको हम जान लिए हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। अब अभी आपको हम इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि बिहार राज्य किस देशांतर के निम्न में बीच में स्थित है? 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। ये ध्यान रखिए मोटा मोटी कि 84 से लेकर 88 के बीच में पूर्वी देशांतर में कौन स्थित है? बिहार स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम बिहार इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? बिहार इतिहास के। देखिए अब हम बिहार के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमने सामान्य परिचय के बारे में बात की थी, अब इसके मुख्य रूप से इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? जयप्रकाश नारायण बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन्हें किस नगर के जेल में रखा गया था? हजारीबाग के जेल में। कौन से बाग के जेल में? हजारीबाग के जेल में। 2022 में यह प्रश्न पूछा है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवारों को फांदकर
फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। हजारीबाग आज के समय में झारखंड का एक जिला है, लेकिन उसमें जयप्रकाश नारायण को इसी जगह सेंट्रल जेल में रखा गया था 1942 में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बिहार का ही एग्ज़ाम है और बिहार में ही देना है, तो वहाँ पे आपको कुछ मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इसको पाटलिपुत्र कहते थे, अभी हमको आपको बताया। अब पाटलिपुत्र बनाने वाला पटना को उदयन था। ठीक है। पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। इनके पिताजी थे गुरु तेज बहादुर, जो 9वें गुरु थे। मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने और 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की, जो 10वें गुरु थे। ठीक है। कौन से गुरु थे? 10वें। ये सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु थे। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, अशोक के कालिंगन विजय। सबसे अंत में कौन सी घटना? सिंपल सी बात है, अशोक बाद में आए थे, अशोक की घटना सबसे बाद में हुई थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही कौन आ गया था? मेगास्थनीज आ गया था। एक यूनानी राजदूत था ये। मेगास्थनीज क्या था? यूनानी राजदूत था। चलिए देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज भारत का आगमन 305 ईसा पूर्व में। मैंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मेगास्थनीज भारत आया था। अशोक का राज्याभिषेक 270 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक का कालिंगम विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सबसे अंतिम क्या था? अशोक का कालिंगम विजय था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता जो है ये किस बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। देखिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन के कार्यालय खोला गया जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था। जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे आज़ाद दस्ता। ये जगह आज़ाद दस्ता का जो संबंध है वो बिहार से है और भारत छोड़ो आंदोलन में ये सक्रिय हुआ था। आगे देखते हैं। लिखा है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध जो शासक था वो बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र था, विजयसेन था, जीवक था, मनु। जीवक कौन था? जीवक था। देखिए मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। बिंबिसार का चिकित्सक, ये 2021 का प्रश्न है। ठीक है। यह सलावती नामक मणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक की। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार उज्जैन नरेश प्रगोत का इलाज किया। ठीक है। जीवक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अब देखिए इतिहास के मुख्य विषय में ये 6वां है प्रश्न हमारा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? जो बिहार था, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसमें दिया है कि ए मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम और दरिया खां नुहानी। देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ लिखा है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए मलिक हुसामुद्दीन नहीं थे, इब्न बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी वास्तविक संस्थापक था तुर्क सत्ता का बिहार में।
2021 में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बिहार की तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। उस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई थी। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया। किसको बनाया? लखनौती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, ब्रज कुमार, बीपी मंडल। तो यहाँ पे देखेंगे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये पहले ही बिहार के गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर थे। इसका देख लेते हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया। भारतीय गवर्नर थे 1920 में, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश शासन में पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे ये। ब्रिटिश शासन में पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे और गवर्नर थे बिहार के सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, 1920 में। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष? एक चौरी चौरा कांड है, आप जानते हैं, गोरखपुर के जिले के क्षेत्र है एक चौरी चौरा कांड। यहाँ पे बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, 1832 में, 1842 में, 1798 में और 1784 में। तो जो चोली विद्रोह हुआ था वो 1798 में। चोली विद्रोह, देखिए 2001 में ये भी प्रश्न पूछा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम करा रहे हैं, सारे एग्जाम्स के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 1798 में। अब इसमें देखते हैं, लिखा है बिहार का चोरी विद्रोह 1798 में 95 से लेकर 1800 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से था। ठीक है, चुआड़ विद्रोह वर्ष 1798-99 में दुर्जन सिंह लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। ठीक है, चोरी विद्रोह 1798 याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? अब उड़ीसा को कब बिहार से अलग किया गया था? आपको पता ही है, 1936 में। कब किया गया था? 1936 को। 36 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। उड़ीसा को पहले ही अलग कर दिया गया था बिहार से। ठीक है, देखिए 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर, ये तो आपको भी बताया है, 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था 1912 में ही। ठीक है, लेकिन यह पूर्ण रूप से उड़ीसा प्रांत जो बिहार से अलग हुआ है, नया राज्य बना है, यह 1936 में। कब? 1936 में। बोध गया में, देखिए ध्यान से, हाँ देखिए, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? आप सभी जानते हैं बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थोड़ा सा आप इसको जानते रहिए, आप पढ़े भी होंगे, लेकिन इसको एक बार रिवीजन के रूप में देखिए फटाफट। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन ही माता का देहावसान हो गया था, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की। बौद्ध ग्रंथों से इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। जो घर परिवार को उन्होंने त्यागा था, गृह त्याग किया था, उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है।
6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, देख लीजिए आप अच्छे से इसको, निरंजना मतलब पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध का नाम पहले ही क्या था? सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब 29 वर्ष के बाद जब 6 साल की तपस्या इन्होंने किया, उसके बाद से इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। उससे पहले इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, आज का इतना ही प्रश्न रहेगा दोस्तों। आज हम लोगों ने 10-15 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन किया है। ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन का रिवीजन आपको करा देंगे। एग्ज़ाम से पहले सारे जीएस के क्वेश्चंस हम कराएंगे। आप बस इसे कंटिन्यू अपना जीएस करते रहिए और इसको कम से कम 10 मिनट समय निकालकर, 20 मिनट समय निकालकर इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, जितनी बार देखेंगे उतने आपके पास रिवीजन होता जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।